और आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। देश के प्रधानमंत्री ने देश को एक ऐसा पुल समर्पित किया है जो सबसे बड़ा पुल है। करीबन 1.325 किलोमीटर की लंबाई का वो पुल जो जम्मू और कश्मीर को जोड़ता है। जिस पुल का वहां के आम जनता को और पर्यटकों को कितना फायदा होगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस पुल के निर्माण से यात्रियों का जो समय है वो भी काफी बचेगा और 2 से 3 घंटे में काफी ज्यादा दूरी तय हो सकती है। तो आपने ये देखा तो है कि हर टीवी चैनल पे चला है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पुल का उद्घाटन किया है, लेकिन उस पुल को बनाने वाले इंजीनियर कौन है, किस किस का उसमें अहम योगदान रहा है, तो उसी कड़ी में हम आपको लेकर जुड़े हैं हरियाणा की फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के भुन्ना शहर से। अब आप सोचते होंगे कि भुन्ना शहर ऐसा क्या शहर है जिसमें आप उस पुल के साथ हमें अटैच कर रहे हैं। तो जी जनाब, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस भुन्ना शहर में वो इंजीनियर है जो इस पुल में अहम योगदान देकर आए हैं। वो साथी जिन्होंने 2 वर्ष तक इस पुल के निर्माण में अहम योगदान दिया, हम आपको उनसे रूबरू करवाते हैं और जानते हैं कि उन्होंने किस प्रकार से इस पुल का निर्माण करवाया और क्या उनका योगदान रहा था और क्या कुछ था। हम जुड़े हैं। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। क्या नाम आपका? मेरा सुनील कंबोज नाम है। सुनील जी, आज देश को एक बहुत बड़ी चीज मिली है, जम्मू और कश्मीर को जोड़ने वाला एक पुल, और हमें जैसे जानकारी मिली है कि आपका उसमें विशेष योगदान रहा है, तो वो हमें बताइए। तो सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को और साथियों को प्यार भरी राम राम कहूंगा और हरियाणा न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद। जो आज मुझे एक सौभाग्य मिला अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2015 में मेरी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में रही और किस्मत से ही मेरी पोस्टिंग चिनाब ब्रिज जो मुझे अलॉट हुआ, तो मैं एफकॉन्स कंपनी में एज ए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वहां कार्यरत था। और ये जो प्रोजेक्ट की हम बात करें, ये USBRL जो उधमपुर श्रीनगर रेल लिंक जो है, ये प्रोजेक्ट परियोजना जो है, ये बहुत बड़ी परियोजना है। 272 किलोमीटर के करीब की परियोजना है जो जम्मू से श्रीनगर को एक अटूट बंधन में जोड़ती है। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये 2004 में एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सपना कहेंगे, जो आगे आगे धीरे धीरे लयबद्ध तरीके से वो शुरू भी हुआ, बीच में कुछ कारणों से बंद भी हुआ। 2008-9 में बताया जाता है कि वो बंद भी हुआ क्योंकि वहां के जो पहाड़ी एरिया और जो तकनीकी दिक्कतें रही हैं उस जगह के लिए, तो कई कारणों से वो बंद भी रहा। तो उसके बाद 2012 में वो फिर से स्टार्ट हुआ, अप्रूवल मिला, तो अप्रूवल और डिजाइन मिलते मिलते 15 में फिर से वो एक सुचारू रूप से प्रक्रिया में आया। तो मैं उस एक्सपीरियंस को भी शेयर करूंगा। 15 में जब मैंने वहां ज्वाइनिंग की, तो मेरे फादर साहब जब छोड़ने गए मुझे वहां पे, तो बड़ा ही रिमोट लोकेशन थी वो। आपने अभी कुछ दिन पहले सलाल डैम का जिक्र सुना होगा कि पाकिस्तान का पानी रोक दिया। तो जब हम रियासी पहुंचते हैं, रियासी से सलाल डैम की तरफ जाते हैं, तो रास्ते में अरनास गांव आता है एक, और उसके बाद आता है कोड़ी विलेज। कोड़ी गांव है एक छोटा सा। तो वहां तक मतलब सड़क की कनेक्टिविटी भी नहीं थी, जैसा कि वहां के बुजुर्ग बताते थे। ये पुल के आने से ही वहां सड़क की कनेक्टिविटी भी हुई, वहां के लोगों को बाहरी दुनिया का भी पता लगा। और वो सलाल डैम तक पहले रास्ता था क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, उसके बाद वहां गया, धीरे धीरे वहां मतलब डेवलपमेंट भी हुई, लोगों को रोजगार भी मिला। और जो मेन विशेषता है इस प्रोजेक्ट की, जो चिनाब ब्रिज की हम बात करें, इसे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज कहा जाता है। और वो अपने आप में क्यों कहा जाता है, इसकी जो हाइट है, जो चिनाब नदी का जो तल है, उससे 359 मीटर, ये लगभग हम माने तो 1180 फुट की ऊंचाई इस पुल की है, जो वर्ल्ड में सबसे ऊंची ऊंचाई है रेलवे ब्रिज की। और एफिल टावर से भी माने तो 35 मीटर एफिल टावर से भी ये ऊंचा पुल है। और जो लंबाई जो है इस पुल की, वो लगभग 1315 मीटर यानी कि 1.315 किलोमीटर रहेगी उस पुल की। और जो बीच का स्पैन है, बिना किसी सपोर्ट के, आर्च स्पैन बोलते हैं हम उसे, तो वो लगभग आधा किलोमीटर बीच में आर्च स्पैन है, यानी कि एक नदी से दूसरी नदी का जो सिरा जोड़ा गया है वो आधे किलोमीटर का है। तो अपने आप में एक अजूबा है और ये वंडर है
पूरे वर्ल्ड का। जैसे हम कहते हैं कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये मैं इसको एक 8वां अजूबा कहूंगा। तो दोनों गांव की जो दूरी है आधा किलोमीटर की हो गई। कोड़ी और बक्कल गांव है, बक्कल गांव दूसरे छोर पे है, तो उन दोनों गांवों को भी जोड़ता है। और सौभाग्य से वो जो जगह है इतनी ही पर्यटकों के लिए आने वाले वक्त में डेवलप होने वाली है। और क्योंकि मैंने गहराई बताई कि 359 मीटर की ऊंचाई रहेगी उसमें। तो इसी तरह इस जो पूरे प्रोजेक्ट की अगर विशेषता बताई जाए तो लगभग बताते हैं 45,000 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है, जिसमें 36 टनल हैं। और टनल भी ऐसे नहीं है कि आधा किलोमीटर की, 1 किलोमीटर की, 8-8 किलोमीटर की बनिहाल टनल है। और इसी तरह और भी बहुत सारी टनल्स हैं, उसमें 36 टनलें हैं। और पुलों की अगर बात करें, कुल मिला के छोटे बड़े पुल उसमें 943 के करीब छोटे बड़े पुल हैं, जिसमें से सबसे अनोखा ब्रिज जो है ये चनाब ब्रिज है। और दूसरे नंबर पे आता है केबल स्टेट ब्रिज, अंजीखड़ ब्रिज, वो भी हमारी ही कंपनी द्वारा बनाया गया वहां एफकॉन्स में। और सौभाग्य से मैं चनाब ब्रिज में ही कार्यरत रहा, तो वहां जो टेक्निकलिटीज दिक्कतें बहुत आई। और जाते ही मुझे जो कार्यभार दिया गया वो एक रोड का प्रोजेक्ट था, जो पूरा पहाड़ काट के हमारे जो मेन छोर तक है लेके जाना था, जो उसके ऊपर पुल के ऊपर जो हमारे ब्रिज का पार्ट जो बना है, तो उस रोड का प्रोजेक्ट कंप्लीशन करवाना था। रिटेनिंग अर्थवॉल्स बोलते हैं, जो वहां पत्थरों की दीवारें बनती हैं, वो रही। और जितने भी ये पिलर बने हैं उस टाइम पे कुछ पियर्स बोलते हैं, पिलर बोलते हैं, तो वो पिलर कुछ बन चुके थे। और जो नदी के दोनों छोरों पे जो पुल बनने जो पिलर बनने थे वो उस टाइम पे अभी बनने स्टार्ट होने थे। तो मोस्टली लगभग अगर देखा जाए तो मेरा शुरू से ही बड़ा सभी स्टाफ के साथ और बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन था। हमारी कंपनी में लगभग 150 इंजीनियर थे और सबसे यंग लड़का मैं 22 साल का लड़का था उस टाइम पे जब मैंने वहां ज्वाइन किया। तो मेरी सबके साथ एक बड़ी गुडविल भी थी। और हरियाणा का एक जो भाईचारा है वो वैसे ही सभी के साथ फेमस है, तो सबके साथ। आपने इसमें कितने समय काम किया और तब क्या काम किया? मैंने लगभग 1.5 वर्ष वहां बिताया, अपना जो कार्यकाल मेरा रहा। तो उसमें मुख्य रूप से जो मुझे फाउंडेशन वर्क, जैसे जो बड़े पिलर वहां बने हुए हैं उसकी फाउंडेशन वर्क में मैं रहा। मास कंक्रीटिंग बोलते हैं, जैसे कि हम अगर कहीं यहाँ तो हम छोटे मिक्सचरों से मटेरियल तैयार करते हैं कंक्रीट की अगर बात करें, तो वहां पे बड़े बड़े मिक्सचर लगे रहते हैं। मिक्सचर से एक ट्यूबवेल की तरह पाइपलाइन में कंक्रीट वहां 4-4 ट्यूबवेलों की तरह उसकी नींव भरी जाती थी। और बड़े ही मतलब तकनीकी तरीके से अगर मैं कहूँ तो टॉलरेंस जो होती है, जैसे हम कई बार शटरिंग करते हैं ना, तो थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो कह देते हैं कोई बात नहीं चल जाएगा। लेकिन वहां हमें जो टॉलरेंस थी ±5 mm की। 5 mm क्या मायने रखता है, तो अगर इससे भी ज्यादा है तो वो काम हमें दोबारा करना पड़ता था। और उसमें जो मेन जो प्रोजेक्ट था नॉर्दर्न रेलवे को दिया गया था। नॉर्दर्न रेलवे ने फिर वो केआरसीएल के अंडरटेकिंग में दिया। केआरसीएल से वो प्रोजेक्ट फिर एफकॉन्स को मिला। और मुख्य रूप से केआरसीएल ने जैसे दिया तो हमें हमारे ऊपर उनकी इंस्पेक्शन रहती थी, यानी कि काम करने वाले हमारी टीम थी एफकॉन्स की, उसके ऊपर केआरसीएल और नॉर्दर्न रेलवे का रहता था। तो इंजीनियर साहब आपने किस सन में ये काम किया था और कब से चल रहा है और कब जाके पूरा हुआ? ये 2004 में अलॉटमेंट हुई थी इस प्रोजेक्ट की। ज्वाइंट वेंचर था ये अल्ट्राटेक और एफकॉन्स कंपनी के पास। और उसके बाद बीच बीच में ये रुका भी, क्योंकि जो पहाड़ी एरिया है सर्वे की दिक्कत हुई, अगर बजट की बात करें उसकी भी, और डिजाइन को लेके सबसे बड़ी दिक्कत आई। क्योंकि देखो पूरे भारत क्या वर्ल्ड में जब सबसे ऊंचा ब्रिज है, तो देखो भारत के पास ऐसी क्षमता थी या नहीं थी, वो चीजें भी उस टाइम कैलकुलेट हुई। तो उन चीजों की वजह से भी, जैसे उसमें संस्थान में बताना चाहूंगा IISc बेंगलोर है, वो डिजाइन के लिए उनसे मदद ली गई। इटली के डिजाइनर्स थे, नॉर्वे की कंपनीज थी, उनसे भी डिजाइन में जो, अगर मैं पुल की बात करूं जो उसके ऊपर केबल क्रेन लगी है, वो भी वर्ल्ड की सबसे ऊंची केबल क्रेन है। वो भी अपने आप में एक बड़ा एग्जाम्पल है जो उसको बनाने के लिए यूज हुई है। तो मतलब एक अजूबे की रूप में ही कहूंगा, क्योंकि तकनीकी दिक्कतें भी रही वहां। 2008 में जैसे दिक्कत रही, फिर उसके बाद 2012 में फिर से, और 15 में फिर से मतलब लयबद्ध तरीके से उसका, यानी कि मैं कहूंगा कि 2012 के बाद ही उसका पूरा स्पीड से काम हुआ है। तो आपका योगदान किस समय में रहा? मैं 2015 में मैंने वहां ज्वाइन किया था, और 2016 में मैंने अगस्त के महीने में, उस टाइम कुछ पारिवारिक दिक्कतें नहीं कहूंगा मैं, क्योंकि भाई मेरा आर्मी में चला गया था, तो आने के बाद मैं यूपीएससी की तैयारी के लिए चला गया। तो कुछ रहती हैं, कई बार सैक्रिफाइस करना पड़ता है कुछ चीजों के लिए, तो मुझे जॉब उस टाइम। 2016 में आप छोड़ के आए और आज 2025 चल रहा है,
अब जाके ये जो है जनता को समर्पित किया गया है, तो क्या कहेंगे आप? हाँ, इसका प्रोजेक्ट जो है लगभग 2022-23 में कंप्लीशन की स्टेज पे चला गया था। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि सिर्फ एक पुल बनने से पूरी प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। जैसे कि 943 ब्रिज हैं छोटे बड़े, और टनल भी 36 रहेंगी। तो मैं आपको एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा श्रीनगर का। मेरी 1 हफ्ते की ट्रेनिंग लगी थी वहां, टनल का प्रोजेक्ट चल रहा था, अपनी कंपनी कर रही थी वहां पे। तो वहां ऑलरेडी 4 कंपनियां मतलब उस काम को बीच में छोड़ के जा चुकी थी। मतलब वहां पे लोकल इश्यूज भी थे, बहुत सारी और दिक्कतें भी थी। तो वो हमारी कंपनी को अलॉट हुआ और हमारी कंपनी ने उसको कंप्लीट भी किया समय पर। तो कहना चाहूंगा कि मतलब तकनीकी दिक्कतें बहुत रही, क्योंकि सारा पहाड़ी क्षेत्र है वो, और पहाड़ में टनल बनाना। इसमें ऐसी विशेषता क्या है खास कि अगर इतना बड़ा ब्रिज बनाया गया है, अगर उसमें कोई दिक्कत आती है, आंधी तूफान जैसे बहुत पहाड़ी एरिया है तो बहुत सी दिक्कत आती है, तो उसमें वो किस प्रकार से उसको मेंटेन करेगा? देखिए, जब भी जैसे मैंने आपको बताया कुछ कारणों से डिले हुआ, तो उसमें एक डिजाइन जो है सबसे बड़ा उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी कंपनी के भी बहुत अच्छे अच्छे डिजाइनर्स और उसमें आर्किटेक्ट्स भी शामिल थे। IISc बैंगलोर से भी, और भी काफी मतलब मल्टी कंपनी से टाई अप करके उसको डिजाइन को अप्रूव किया गया। और उसके अलावा जैसे बताऊं कि अगर हम देसी भाषा में म्याद की बात करें, अमूमन 120 साल की इस पुल की म्याद है। और उसमें जो कंक्रीट का यूज हुआ है वो लगभग M80 ग्रेड, कभी किसी ने सुना नहीं होगा। हम जो अमूमन घरों में यूज करते हैं वो M15 M20, जो हम लेंटर भी डालते हैं तो M20 तक 25 तक मैक्सिमम। तो M80 ग्रेड यानी कि डिजाइन मिक्स कंक्रीट बोलते हैं उसको। और ऐसे ही कई तकनीकी चीजें और हैं। डिविडेक बार एंकरिंग है जो पहली बार इंडिया में की गई। रॉक बोल्टिंग हमेशा से होती आई है, शॉर्टक्रीट की गई। और जैसे हम पहाड़ों को पक्का भी किया गया। तो उसमें क्या है कि जैसे हम बोर करते हैं, एक DX मशीन आती है, वो काफी करोड़ों की, बहुत क्या है, कॉस्टली बाहर की मशीन है। तो उससे DX से ड्रिलिंग की गई, 250 फुट तक पहाड़ों में ड्रिलिंग की गई। तो उसके बाद उसको सीमेंट से और सॉल्यूशन से पहाड़ों को पक्का किया गया, स्टेबलाइज किया गया। और अगर उसकी स्ट्रेंथ की बात करें तो 25,000 टन स्टील रीइंफोर्समेंट उस पूरे प्रोजेक्ट में अमूमन लगा है। और अगर सीमेंट के बैग्स की बात करूं तो लगभग 40 से 50,000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट उसमें लगी है। मान के चलो कि आप 5 से 6 लाख बैग्स उसमें लगे हैं पूरे तो इंजीनियर साहब, वहां से आप छोड़ के आ गए 2016 में, तो अब आपकी सेवाएं कहाँ चल रही है? अभी मैं अपने होम टाउन में हूँ, भुना। मैं जॉब छोड़ने के बाद मैं तैयारी में भी रहा, गवर्नमेंट एग्जाम्स की मैं तैयारी भी करता रहा, साथ साथ घर भी देखभाल रही मेरी। कोविड में मैं घर आ गया था, तो उसके बाद अभी फैमिली बिजनेस है वो संभाल रहा हूँ। और साथ साथ अभी परिषद का भी दायित्व है मेरे पास, और NGO भी रन कर रहा हूँ, भूमिया। आप देख पा रहे हैं कि हमारे पीछे एक बोर्ड लगा है, भारत विकास परिषद, जो भुन्ना की शाखा है। तो इसमें क्या दायित्व आपके पास और क्या कुछ होता है इसका? अभी मैं सचिव के दायित्व पे हूँ। अभी मेरे पास नए अप्रैल सेशन से ही सचिव का दायित्व, वैसे मैं 1 साल से सदस्य हूँ परिषद का। और भारत विकास परिषद अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। पूरे भारतवर्ष में हजारों की संख्या में शाखाएं हैं, और जो हमारे प्रकल्प हैं सेवा, संस्कार, समर्पण के, सहयोग के, वो पूरे भारतवर्ष में चलते हैं। और इसी कड़ी में हमारी जो शाखा भुना है वो भी एक सेवा संस्कार के कार्य समय समय पर, जैसे कि फ्री जांच शिविर हो गए, ब्लड डोनेशन के शिविर हो गए। अभी हमने एक चैरिटेबल शहीद भगत सिंह जी के नाम से चैरिटेबल लैब की भी शुरुआत की है। किन्हीं कारणों से वो फ्लड के समय में खंडित हो गई थी, उसके बाद हमने फिर से इसको स्टार्ट किया हमारी सभी परिषद परिवार के सदस्यों के सहयोग से। तो अभी हम जितना हो संभव हो सकता है पूरा सेवा के कार्य, संस्कार के कार्यों में लगे हुए हैं। और सभी गांव राम के जितना भी भाईचारा है सबके सहयोग से, और सभी को तालमेल बना के। जी इंजीनियर साहब, तो आप देख रहे हैं, मैंने आपसे कहा था कि एक भुन्ना वो शहर है जी जहां एक ऐसी शख्सियत जो इस पुल में अपना अहम योगदान देकर आई है। आपने सुनी इस पुल की सच्चाई, क्या इसकी आवश्यकता है, किस प्रकार से इसको डिजाइन किया गया, कैसे ये तैयार किया गया, और आज ये जनता को समर्पित किया गया है। सुनील इंजीनियर उन्होंने बताया, और आज वो यहाँ भुन्ना में भारत विकास परिषद की एक शाखा है, उसमें अपनी सेवाएं भी दे रहे हैं। वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमें पता लगे कि इस हरियाणा में भी कितने इंजीनियर हैं जो इस प्रकार से देश की जो बहुमूल्य
यानी कि जिसको अजूबे बोल सकते हैं, 7 अजूबे, और भाई साहब ने बताया कि 8वां अजूबा था। तो इस प्रकार के अजूबे में उनका अहम योगदान जो रहा है वो तमाम चीजें। आप जुड़े हैं हरियाणा न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।